दोस्तों रुकिए, अगर आप यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे उत्तराखंड इतिहास के 20 ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जो सिर्फ किताबों में नहीं है। ये वही सवाल हैं जो यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब यही सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो लगभग 90% एस्पिरेंट गलत कर देते हैं। तो दोस्तों अब चैलेंज यह है, अगर आपने 20 में से 15 सवाल सही कर दिए तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आज की यह मैराथन क्लास आपकी प्रिपरेशन को एक नया लेवल देने वाली है। दोस्तों इस मैराथन क्लास में हम उत्तराखंड इतिहास के ऐसे सवाल करने वाले हैं जो यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये सभी सवाल हिस्टोरिकल सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज और वेरीफाइड फैक्ट पर आधारित हैं। तो दोस्तों इस क्लास में आपको मिलेगा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों एग्जाम ट्रैप्स। तो दोस्तों नोटबुक निकालिए और ख़ुद को टेस्ट कीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइए आपने 20 में से कितने सवाल सही किए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड इतिहास का पहला सवाल। तो दोस्तों आज की मैराथन क्लास का पहला सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास का एक रहस्य सुनाना चाहता हूं। तो दोस्तों कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले जब न किताबें थी, न भाषा, न लिखने का कोई तरीका, तब इंसान अपनी कहानी पत्थरों की दीवारों पर चित्र बनाकर लिखता था। और हिमालय की पहाड़ियों में ऐसी ही एक जगह है जहां प्रागैतिहासिक मानव ने अपनी कहानी छोड़ दी। तो दोस्तों आज का सवाल है, उत्तराखंड में लघु डियार के शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1989 में डॉक्टर रोशन सिंह कटोच द्वारा, बी ऑप्शन है 1968 में डॉक्टर केपी नौटियाल द्वारा, सी ऑप्शन है 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा और डी ऑप्शन है 1968 में डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, यदि आपका उत्तर 1968 डॉक्टर एमपी जोशी है तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों अब हम सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि पूरी कहानी समझेंगे। दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में सुयाल नदी के किनारे एक स्थान है लखुडियार। स्थानीय लोग इस जगह को पहले से जानते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह जगह हजारों साल पुराने इतिहास को छुपाए हुए है। 1968 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर एमपी जोशी यहाँ पहुँचे। जब उन्होंने चट्टान की दीवारों को ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ मानव और पशुओं के चित्र दिखाई दिए। और दोस्तों यहीं से उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ी खोज दर्ज हुई। और उत्तराखंड के पहले प्रागैतिहासिक शैलचित्र दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए? लखुडियार अल्मोड़ा से दोस्तों प्राप्त हुए। और दोस्तों ये शैलचित्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि दोस्तों ये बताते हैं कि उत्तराखंड में हजारों वर्ष पहले मानव सभ्यता मौजूद थी। और दोस्तों इन चित्रों में हमें दिखाई देते हैं मानव आकृतियाँ, पशु आकृतियाँ, शिकार के चिन्ह, ज्यामितीय आकृतियाँ। और दोस्तों सबसे रोचक बात, इन चित्रों में 3 रंगों का प्रयोग हुआ है, लाल, काला और सफ़ेद। दोस्तों इतिहासकार मानते हैं लाल रंग बनाने के लिए हेमेटाइट खनिज का उपयोग किया गया होगा। और दोस्तों अल्मोड़ा ज़िले में कुछ अन्य गुफाएं भी हैं, जैसे फड़गानौली दोस्तों, पेटसाल और लुथाप। ये सभी प्रागैतिहासिक शैलाश्रय अल्मोड़ा ज़िले में ही स्थित हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो स्थान दोस्तों लघुडियार, जिला अल्मोड़ा। किस नदी के किनारे ये लघुडियार है? सुयाल नदी। खोज कब हुई दोस्तों? 1968 में। और खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर एमपी जोशी। तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये रहा। दोस्तों अब मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास की एक ऐसी खोज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पुरातत्वविदों को भी चौंका दिया। दोस्तों कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच चमोली जिले का एक छोटा सा गांव मलारी। साल था दोस्तों 2001। पुरातत्वविद यहां पर सामान्य सर्वे करने आए थे, लेकिन खुदाई के दौरान अचानक उन्हें एक ऐसा रहस्य मिला जिसने इतिहास के कई पन्ने खोल दिए। और दोस्तों मिट्टी के नीचे एक मानव कंकाल मिला, लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब उस कंकाल के ऊपर बहुत
बेहद कीमती वस्तुएं मिली। तो दोस्तों अब सवाल है चमोली जनपद के क्वेश्चन नंबर 2, चमोली जनपद के मलारी गांव में 2001 में हुए सर्वेक्षण में 100 के ऊपर से क्या महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई थी। पहला ऑप्शन है दोस्तों स्वर्ण मुखौटा, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, और डी ऑप्शन है लोहे का त्रिशूल, और डी ऑप्शन है दोस्तों ताम्र मानवकृति। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, और दोस्तों यदि आपका उत्तर है स्वर्ण मुखौटा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्व विभाग ने चमोली जिले के मलारी गांव में सर्वे किया और यह क्षेत्र प्राचीन व्यापारी मार्गों में स्थित था और इतिहासकारों को शक था कि यहाँ पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिल सकते हैं। दोस्तों जब खुदाई की गई तो एक मानव संपूर्ण कंकाल मिला, लेकिन सबसे आश्चर्य बात यह है दोस्तों उस 100 के ऊपर रखी हुई थी एक स्वर्ण मुखौटा, 10 मिट्टी के पात्र और एक कांसे का कटोरा। तो दोस्तों यह खोज बताती है कि उस समय यहाँ सावधान के साथ कीमती वस्तुएं भी रखी जाती थीं। तो दोस्तों इस खोज ने हमें उत्तराखंड के महापाषाणकालीन संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार मलारी के समाधानों में काले रंग के, धूसर रंग के और चित्रित मृदमांड भी मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन, और इन बर्तनों में टोंटी, हत्थे भी बने हुए हैं। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि उस समय यहाँ की सभ्यता काफ़ी विकसित थी। और दोस्तों यदि आप प्रागैतिहासिक और महापाषाण काल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो मौजूद है, अन्न बरियल और शिष्ट बरियल। आपको इस वीडियो से डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों जो चमोली जिले का जो मलारी गांव है ये चमोली ज़िले में है। वर्ष 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर खोज की गई, मानव कंकाल यहाँ पर मिला, वस्तु में स्वर्ण मुखौटा मिला, महत्वपूर्ण जो चीज़ रही, और मिट्टी के पात्र मिले और कांसे का कटोरा यहाँ पर मिला। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अब हम पहुँचते हैं एक ऐसे प्रश्न पर जो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास से जुड़ा है दोस्तों, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा। तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा है एक शक्तिशाली सुल्तान, नाम है फिरोज शाह तुगलक, और उसी समय हिमालय की पहाड़ियों में कुमाऊं का एक शक्तिशाली राजा दिल्ली की ओर यात्रा कर रहा था। वह सुल्तान के दरबार में पहुंचता है और अपने साथ ले जाता है कस्तूरी, पहाड़ी घोड़े, कीमती वस्तुएं। तो दोस्तों सुल्तान उसकी भेंट से इतना प्रसन्न होता है कि उसे एक विशेष उपाधि भी दे देता है। अब सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आज की एमसीक्यू मास्टर क्लास का कि कत्यूरी काल के बाद कुमाऊं में गरुड़ की उपाधि धारण करने वाला पहला चंद शासक कौन था। आपका ऑप्शन है दोस्तों बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद, भारती चंद और ज्ञान चंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ज्ञान चंद्र। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि कुमाऊं के चंद वंश का शक्तिशाली शासक ज्ञानचंद का शासनकाल लगभग 1365 से 1420 के आसपास माना जाता है। ज्ञानचंद दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया। उन्होंने सुल्तान को बहुमूल्य भेंट अर्पित की। उनकी भेंट और प्रभाव से प्रसन्न होकर सुल्तान ने उन्हें गरुड़ की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार ज्ञानचंद के शासनकाल के कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। इनके कई ताम्रपत्र मिले हैं, कॉपर प्लेट्स इनकी मिली हैं, जैसे आप जानते होंगे दोस्तों सेरा खड़कोट ताम्रपत्र जो खासकर पिथौरागढ़ ग्रोह में मिले हैं, और दूसरा गोपसा ताम्रपत्र 1418 ईस्वी में। तो दोस्तों सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को महाराजा धीराज महाराज कहा गया है। तो यह दर्शाता है कि दोस्तों उस समय ये अत्यंत शक्तिशाली शासक थे। तो दोस्तों एक अन्य थ्योरी भी है कि ज्ञानचंद गणेश्वर विष्णु के उपासक माने जाते हैं। गरुड़ उनका राज्य चिन्ह भी था और इसलिए गरुड़ उपाधि उनकी धार्मिक पहचान के रूप में भी जुड़ी है। तो ये दो थ्योरी हैं दोस्तों, एक फिरोज शाह तुगलक वाली थ्योरी है जो गरुड़ की उपाधि धारण की थी, दूसरे वे खुद गणेश्वर विष्णु के उपासक थे और उनका राज्य चिन्ह भी गरुड़ था और इसलिए वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, गरुड़ लगाते थे। तो दो थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों। तो दोस्तों आप जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चंद शासक ज्ञानचंद के बाद बात हो रही है। शासनकाल लगभग 1365 से 1620 के आसपास माना जाता है। उपाधि गरुड़, और ये उपाधि किसने दी मानी जाती है कई इतिहासकारों के मत के अनुसार फिरोज शाह तुगलक
साक्षी, कुछ हमें इनके ताम्रपत्र मिले हैं ज्ञानचंद के, शेरा खड़कोट ताम्रपत्र और गोपसा ताम्रपत्र। तो ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अब हम क्वेश्चन 4 पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम जो वीरता, साहस और स्वराज का प्रतीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में भी एक ऐसा राजा हुआ जिसकी तुलना सीधे शिवाजी से की गई। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, हिमालय की पहाड़ियों में बैठा एक राजा और उसकी वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि कवि उसकी तुलना शिवाजी से करने लगे। अब सवाल आता है दोस्तों, गढ़वाल के किस शासक की तुलना हिंदू इतिहास के शिवाजी से की गई है? पहला ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वीपति शाह, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मान शाह, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रद्युम्न शाह और चौथा ऑप्शन है दोस्तों फतेह शाह या फतेहपति शाह। तो दोस्तों थोड़ा ज़रा सोचिए, अगर आपका उत्तर फतेहपति शाह है तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन दोस्तों असली मज़ा अब आएगा जब हम इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। तो दोस्तों गढ़वाल राज्य के इतिहास में फतेह शाह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक माने जाते हैं और उनका शासनकाल गढ़वाल की शक्ति और प्रतिष्ठा का समय माना जाता है। उसी समय प्रसिद्ध ब्रज भाषा कवि मतीराम गढ़वाल के दरबार में आए और उन्होंने फतेहपति शाह की वीरता और उदारता से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वित्त कौमुदी, जिसे छंद सार पिंगल भी कहा जाता है, में फतेह शाह की तुलना छत्रपति शिवाजी से की है। और दोस्तों मतीराम ने लिखा है इसी वित्त कौमुदी में, दाता एक जैसो शिवराज भयो तैसो अब फतेह शाही। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि जैसे शिवाजी महान वीर और दानी थे वैसे ही अब फतेह शाह हैं। और दोस्तों यहीं से इतिहास में फतेह शाह को कहा जाने लगा गढ़वाल का शिवाजी। तो दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि फतेह शाह केवल एक योद्धा नहीं थे, वे थे कला के संरक्षक, साहित्य प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता। उनके दरबार में भी दोस्तों अकबर और विक्रमादित्य की तरह 9 रत्न मौजूद थे, जिनमें प्रमुख थे सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम धसमाना, हरिदत्त नौटियाल। दोस्तों इससे पता चलता है कि फतेह शाह के साथ गढ़वाल सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध था। और दोस्तों इतिहासकारों को फतेहपति शाह का एक चित्र भी मिलता है जिसमें फतेह शाह घोड़े पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों यह चित्र शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के चित्रों जैसा लगता है और दोस्तों उस समय के वीर शासक की प्रतीकात्मक छवि को दर्शाता है। तो दोस्तों जल्दी से रिवाइज करते हैं कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? फतेहपति शाह या फतेह शाह को। इसकी तुलना किसने की शिवाजी से? किस कवि ने की? कवि मतीराम ने की। किस ग्रंथ में इसकी तुलना फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा गया है? वित्त कौमुदी नामक ग्रंथ में। तो दोस्तों एग्जाम में अक्सर ऑप्शन दिए जाते हैं मान शाह, पृथ्वीपति शाह, और बच्चे स्टडी नहीं करने की वजह से, यूट्यूब में ज़्यादा रील देने की वजह से गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं और गलत ट्रैप में दोस्तों फंस जाते हैं। तो दोस्तों अब हमें कमेंट में बताइए, क्या आपको पहले से पता था कि गढ़वाल के एक राजा की तुलना शिवाजी महाराज से की गई है? और दोस्तों यदि आपको उत्तर पता था तो कमेंट में अपना आंसर जरूर टाइप करिए। तो इसके साथ ही दोस्तों आज की MCQ मास्टर क्लास का 5वां क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं उत्तराखंड के इतिहास के एक ऐसे दौर में जिसे लोग आज भी याद करते हैं। गोरखा शासन, गोरख्याली, क्रूरता का प्रतीक। दोस्तों यह वह समय था जब गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल पर काफ़ी कठोर शासन किया था। लेकिन सोचिए, अगर उस समय किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता तो वह किसके पास जाता? क्योंकि उस समय अदालतें आज जैसी नहीं थीं। और यहीं से आज का क्वेश्चन दोस्तों जुड़ा है, क्वेश्चन नंबर 5, कि कुमाऊं में गोरखा शासन के दौरान न्याय करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है सुब्बा, बी ऑप्शन है फौजी सरदार, बी ऑप्शन है बिचारी और डी ऑप्शन है प्रधान। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपका उत्तर बिचारी है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है जब गोरखाओं ने उत्तराखंड पर शासन स्थापित किया और उन्होंने यहाँ अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। और इस व्यवस्था में सुब्बा
प्रांतीय गवर्नर होता था, लेकिन सभी मामलों का न्याय सुब्बा नहीं करता था। इसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसे कहा जाता था बिचारी। और बिचारी का दोस्तों मुख्य कार्य था लोगों के विवाद सुनना, पंचायत के माध्यम से फैसला देना, न्यायिक शुल्क लेना। तो दोस्तों गोरखा शासन में न्याय की प्रक्रिया आज जैसी आधुनिक नहीं थी। कई मामलों में सच्चाई पता करने के लिए दिव्य परीक्षण, दिव्य दान जैसी बहुत ही अमानवीय प्रणाली मौजूद थी। कुछों के नाम आपने सुने होंगे दोस्तों, गोला दीप, कड़ाई दीप, तीर का दीप। तो इन परीक्षणों में माना जाता था कि ईश्वर स्वयं सच को सामने लाएगा। तो दोस्तों गोरखा शासन जो कुमाऊं में 790 से 1815 रहा और गढ़वाल में 1804 से 15 रहा, तो पूरे उत्तराखंड के इतिहास का यह एक कठिन दौर था दोस्तों। इस समय गोरखों ने जनता पर भारी कर लगाए, जनता पर बहुत अत्याचार किए। प्रशासन दोस्तों बहुत कठोर था और टैक्स नहीं चुकाने की वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा मंडी पर लौकी कद्दू के भाव लोगों को बेच दिया करते थे गोरखे। तो इसी कारण जब 1815 में अंग्रेज आए तो कई क्षेत्रों में लोगों ने उन्हें गोरखों से बेहतर माना। इसलिए दोस्तों 1857 की जो क्रांति जो उत्तर भारत में फैली, उसका असर उत्तराखंड में बहुत कम देखने को मिला। इसका कारण था दोस्तों कि गोरखों ने जो है बहुत ही अत्याचारपूर्ण शासन दिया था। उसके मुकाबले अंग्रेज़ों का जो प्रशासनिक ढांचा था बहुत बेहतर था। इसीलिए 1857 की क्रांति के कुछ ही आग जैसे चंपावत है, हल्द्वानी में हमें देखने को मिलती है, कुछ ही जगहों पर देखने को दोस्तों मिलती है। इसका विराट रूप हमें देखने को क्रांति में नहीं मिला उत्तराखंड से। इसका कारण था कि गोरखों का जो शासन था वो बहुत ही क्रूअल था। किसके कंपेयर में? अंग्रेजों के कंपेयर में। तो दोस्तों एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शासन दो था गोरखा शासन, न्याय अधिकारी होता था बिचारी और प्रांतीय अधिकारी होता था सुब्बा। और कई स्टूडेंट इसमें सुब्बा को टिक कर देते हैं, कई बच्चे प्रधान टिक मार देते हैं, लेकिन सही उत्तर है दोस्तों बिचारी। और दोस्तों अगर एग्जाम में यह सवाल आए तो आप क्या लिखेंगे? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर टाइप करें। तो दोस्तों आज का एमसीक्यू सीरीज का छठा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास के एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने समय में काफ़ी आगे सोचता था। और उस समय भारत के अधिकांश राजा अपने राज्यों से बाहर भी नहीं जाते थे, लेकिन टिहरी रियासत का एक राजा ऐसा भी था जिसने पश्चिमी देशों की यात्रा की और आधुनिक शासन प्रणाली को समझने की कोशिश की। और दोस्तों इतना ही नहीं, उसकी विद्वता और प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर भारत के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ने उसे एक विशेष सम्मान भी दिया। तो दोस्तों अब सवाल बनता है कि टिहरी रियासत के किस राजा ने आधुनिकता के लिए पश्चिमी देशों का भ्रमण किया और बनारस विश्वविद्यालय से एलएलडी की उपाधि प्राप्त की? आपका ऑप्शन है दोस्तों भवानी शाह, नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह और कीर्ति शाह। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपका उत्तर नरेंद्र शाह है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन अब दोस्तों इसकी पूरी कहानी समझते हैं कि टिहरी रियासत के इतिहास में राजा नरेंद्र शाह एक आधुनिक विचारों वाले शासक माने जाते हैं। उन्होंने यह समझ लिया था कि समय बदल रहा है और राज्य को भी आधुनिक बनाना होगा। इसलिए उन्होंने यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों की यात्रा की और वहाँ उन्होंने प्रशासन, शिक्षा और आधुनिक शहरों की व्यवस्था का अध्ययन किया। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने राज्य में कई सुधार करने का प्रयास किया। और दोस्तों नरेंद्र शाह की प्रशासनिक क्षमता और सुधारवादी सोच से प्रभावित होकर बनारस विश्वविद्यालय ने उन्हें 1937 में डॉक्टर ऑफ लॉ यानी कि एलएलडी की उपाधि से उनको सम्मानित किया। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें सर, SIR सर और KCSI जैसी उपाधियों से सम्मानित किया था। तो दोस्तों नरेंद्र शाह का एक बहुत बड़ा योगदान था नरेंद्र नगर की शहर की स्थापना करना, जिन्होंने टिहरी की राजधानी को पुराने स्थान से हटाकर नरेंद्र नगर में विकसित किया। आज भी यह स्थान उत्तराखंड में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। तो दोस्तों एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं। तो जिनको बनारस विश्वविद्यालय ने एलडी की उपाधि दी, टिहरी के राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे। इन्होंने पश्चिमी देशों की यात्रा की थी और बनारस विश्वविद्यालय ने इनको एलएलडी की उपाधि 1937 में प्रदान की और इन्होंने नरेंद्र नगर टिहरी में एक नया शहर बसाया था। तो दोस्तों अब
आपका डाउट दूर हुआ? क्या आपको यह पहले पता था कि टिहरी का एक राजा विदेश यात्रा करके आधुनिक प्रशासन सीखकर आया था? यदि आपको पता था ये फैक्ट दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर जरूर टाइप करिए। आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों अब हम उत्तराखंड के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं। और दोस्तों साल है 1815। हिमालय की पहाड़ियों में लगभग 25 साल तक एक बाहरी शक्ति का शासन चल रहा था, गोरखा शासन। लेकिन अचानक इतिहास बदल जाता है और एक युद्ध होता है और उसके बाद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक नई शक्ति प्रवेश करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज। जब अंग्रेज़ों को यहाँ शासन चलाना था तो उन्होंने यहाँ एक नए प्रशासनिक पद की स्थापना की और इस क्षेत्र को कुमाऊं कमिश्नरी घोषित किया और इसको प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर की नियुक्ति की। तो दोस्तों क्वेश्चन 7 है, 1815 में कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है हेनरी रैमजे, बी ऑप्शन है G.W. ट्रेल, सी ऑप्शन है बैटन और डी है एडवर्ड गार्नर। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, यदि आपका उत्तर एडवर्ड गार्नर है तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन असली बात सिर्फ उत्तर नहीं है बल्कि इसके पीछे का पूरा इतिहास है। तो दोस्तों गोरखों ने कुमाऊं में 1790 से 1815 तक और गढ़वाल में 1814 से 1815 तक शासन किया। और 1814 और 1815 में दोस्तों अंग्रेज और गोरखाओं में एक बड़ा युद्ध हुआ जिसको एंग्लो गोरखा वार कहते हैं। और इसी युद्ध के बाद गोरखाओं को उत्तराखंड से हटना पड़ा और इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। और दोस्तों 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्नर को कुमाऊं का पहला कमिश्नर दोस्तों नियुक्त किया गया। दोस्तों एडवर्ड गार्नर की नियुक्ति के साथ ही कुमाऊं में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, और उसी वर्ष G.W. ट्रेल को उनका सहायक नियुक्त किया गया था और बाद में विलियम ट्रेल कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर बने थे। और ट्रेल के कुमाऊं प्रशासन में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए और अंग्रेज़ों के आने के बाद कुमाऊं क्षेत्र में नई राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और भूमि बंदोबस्त जैसी व्यवस्थाएं शुरू हुई। और इसी प्रक्रिया में आगे चलकर 1823 में ट्रेल ने एक प्रसिद्ध बंदोबस्त कराया जिसको 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1815 में कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर है दोस्तों एडवर्ड गार्नर। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर टाइप करिए। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों अब हम उत्तराखंड के इतिहास के एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसने पुरातत्वविदों को भी हैरान कर दिया। तो दोस्तों कल्पना कीजिए, आप उत्तराखंड के किसी पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई कर रहे हैं और अचानक मिट्टी के अंदर से एक अजीब सी धातु की आकृति निकलती है। तो वह न पूरी तरह मानव जैसी है और न कोई साधारण औजार। पुरातत्वविद उसे देखते हैं और कहते हैं यह एक महत्वपूर्ण खोज है। तो दोस्तों अब सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तराखंड में ताम्र मानवकृतियाँ किस संस्कृति के साथ इस क्षेत्र के संबंधों की सूचक मानी जाती हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति, बी ऑप्शन है वैदिक संस्कृति, सी ऑप्शन है महापाषाण संस्कृति और डी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपका उत्तर गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति है तो आपका उत्तर बिल्कुल दोस्तों सही है। तो दोस्तों ये ताम्र मानवाकृतियाँ गंगा घाटी की ताम्र संचय आकृति का विशिष्ट प्रतीक हैं और द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के संबंधों को दर्शाती है, मतलब 2000 ईसा पूर्व के संबंधों को दोस्तों ये दर्शाती हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान कुछ अनोखी वस्तुएं खोजी और वे वस्तुएं थी ताम्र मानवाकृतियाँ। और दोस्तों उनका आकार कुछ हद तक मानव आकृति जैसा था, इसीलिए इन्हें मानवाकृति ताम्र उपकरण कहा गया। और दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार ये ताम्र मानवाकृतियाँ गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति से संबंधित मानी जाती हैं। और दोस्तों यह संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व
की मानी जाती है। और दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तराखंड और गंगा घाटी के बीच प्राचीन समय में सांस्कृतिक संपर्क, व्यापार और तकनीकी आदान प्रदान जुड़ रहा होगा। तो दोस्तों उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के बनकोट से भी कुछ महत्वपूर्ण खोज हुई और यहाँ से एक साथ 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और इतिहासकारों के अनुसार भारत में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ ताम्र मानवाकृतियाँ मिलना बहुत दुर्लभ घटना है। इसके अलावा बागेश्वर के नैनी पातल में से भी ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों पुरातत्वविदों के अनुसार इन ताम्र मानवाकृतियों का उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों में या प्रतीकात्मक वस्तुओं के रूप में किया जाता होगा। हालांकि उनके वास्तविक उपयोग पर आज भी दोस्तों शोध जारी है। तो जल्दी से दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं कि उत्तराखंड की ताम्र मानवाकृतियाँ और इनका संबंध जो है गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति से है। और काल था दोस्तों द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व। और इसका जो महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों रहा है बनकोट, पिथौरागढ़ से हमें ताम्र दोस्तों मानवाकृतियाँ मिली हैं। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको पहले से पता था कि उत्तराखंड में भी कॉपर होल्ड कल्चर के प्रमाण मिले हैं। और यदि आपका आंसर सही था दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर टाइप करिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम उत्तराखंड के इतिहास के एक ऐसे युद्ध की बातें करने जा रहे हैं जिसने पूरे गढ़वाल के इतिहास की दिशा बदल दी। दोस्तों साल था 1804। गढ़वाल की पहाड़ियों में एक भयंकर युद्ध होने वाला है। एक तरफ हैं गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह और दूसरी तरफ है हिमालय की एक शक्तिशाली सेना गोरखा सेना। यह युद्ध केवल 2 सेनाओं के बीच नहीं था, यह युद्ध था गढ़वाल की स्वतंत्रता का, उसकी अखंडता का और गोरखा विस्तार के बीच। और दोस्तों इस युद्ध के मैदान था जो फाइनल युद्ध हुआ वो खुरबड़ा मैदान देहरादून के पास। तो दोस्तों आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, गढ़वाल में गोरखाओं के विरुद्ध खुरबड़ा का युद्ध किस वर्ष हुआ था जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह शहीद हुए थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1804 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1803, सी ऑप्शन है 1790 ईस्वी और डी ऑप्शन है दोस्तों 1815 ईस्वी। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, यदि आपका उत्तर 1804 है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों 18वीं सदी के अंत में गोरखा राज्य नेपाल से ने फैलना शुरू किया और धीरे धीरे गोरखा सेना ने कुमाऊं गढ़वाल की ओर अपना विस्तार शुरू किया। और गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह ने गोरखों का सामना करने का निर्णय लिया। और दोस्तों जब 1803 में गढ़वाल में बहुत बड़ा भूकंप आया, उसी समय गोरखों ने वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन किया। और फिर देहरादून के पास कई युद्ध हुए उत्तरकाशी ग्रोह में, लेकिन जो फाइनल युद्ध हुआ गोरखों और परमारों के बीच वो देहरादून के पास खुरबड़ा नामक स्थान पर एक भयंकर युद्ध हुआ। दोस्तों युद्ध बहुत भीषण था। गढ़वाल की सेना गोरखा सेना की तुलना में कमज़ोर थी क्योंकि गढ़वाल की स्थिति उस समय बहुत नाजुक थी, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा भूकंप आया था 1803 में। 80% से ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों ख़त्म हो गई, मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। गढ़वाल बहुत कमज़ोर स्थिति में दोस्तों उस समय था, लेकिन फिर भी राजा प्रद्युम्न शाह ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, कुछ बाहर से मदद मांगी, लोगों ने औरतों ने अपने जेवर दान दिए। लेकिन 1804 में राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी मृत्यु के साथ ही गढ़वाल राज्य पर गोरखों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। और दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार राजा प्रद्युम्न शाह की मृत्यु की तिथि को लेकर जो तिथि पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी लिखते हैं वह है 14 मई 1804 को राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। और दोस्तों एक रोचक बात यह भी है कि युद्ध के बाद गोरखों ने राजा प्रद्युम्न शाह का अंतिम संस्कार हरिद्वार में राजकीय सम्मान से करवाया। तो ये दोस्तों दर्शाता है कि वे उनकी वीरता का सम्मान करते थे। तो दोस्तों राजा प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल पर लगभग 1804 से 1815 तक गोरखों का शासन रहा और बाद में 1815 में अंग्रेज़ों और गोरखों के युद्ध के बाद गढ़वाल का इतिहास फिर बदल गया। तो एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। युद्ध हुआ खुरबड़ा का मैदान। खुरबड़ा का युद्ध कहाँ हुआ दोस्तों? देहरादून में। देहरादून के पास खुरबड़ा का मैदान है। और ये युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1804 में हुआ। और उस समय जो परमार शासक थे दोस्तों, परमार शासक थे राजा प्रद्युम्न शाह। तो दोस्तों क्या आपको पहले से पता था कि गढ़वाल के राजा ने गोरखों के खिलाफ युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी? और दोस्तों यदि आपको आंसर पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर जरूर टाइप करिए। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
दोस्तों अब हम उत्तराखंड के इतिहास के एक ऐसे प्रशासनिक सुधार की बातें करने जा रहे हैं जिसने कुमाऊं की भूमि व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। दोस्तों साल था 1823। कुमाऊं में अंग्रेज़ों का शासन दोस्तों 1815 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने एक बड़ी समस्या थी। भूमि से लगान कैसे वसूला जाए, गांवों की सीमाएं कैसे तय की जाएं, क्योंकि उस समय तक भूमि का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड ही नहीं था। और इसी समस्या को हल करने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी ने कुमाऊं में एक बड़ा भूमि बंदोबस्त किया। तो दोस्तों इसी पर ये सवाल है कि कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1823 में किए गए भू बंदोबस्त को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों बैटन बंदोबस्त, दूसरा ऑप्शन है विकेट बंदोबस्त, सी ऑप्शन है गार्डनर बंदोबस्त और डी ऑप्शन है दोस्तों 80 साला बंदोबस्त। तो दोस्तों ज़रा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों यदि आपका उत्तर है 80 साला बंदोबस्त तो आप बिल्कुल सही हैं। तो लेकिन दोस्तों अब पूरी कहानी समझते हैं। जब अंग्रेज़ों ने 1815 में कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था तो उन्हें जल्दी ही समझ में आ चुका था कि भूमि व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है। इसलिए कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल ने 1823 में एक बड़ा भूमि बंदोबस्त किया और यह बंदोबस्त बहुत व्यापक और व्यवस्थित था और इस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। दोस्तों अब सवाल आता है इसे 80 साला क्यों कहा गया? क्योंकि यह बंदोबस्त संवत 1880 के आसपास लागू हुआ था और स्थानीय लोगों ने इसे सन 80 का बंदोबस्त या 80 साला बंदोबस्त, और सन था दोस्तों 1823 और संवत था दोस्तों 1880। इसीलिए संवत 80 होने की वजह से 1880 होने की वजह से लोगों ने इसे 80 साला बंदोबस्त कहना शुरू कर दिया। दोस्तों इस बंदोबस्त की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया गया था। पहली बार राजस्व गांवों की सीमाएं दर्ज की गई थीं। लोगों को उनके गांव की भूमि और वन सीमा की जानकारी दोस्तों पहली बार हुई थी। और दोस्तों कुल लगान यहाँ पर निर्धारित किया गया था। लगान की दर यहाँ पर निश्चित तय की गई थी और उस समय के लिए यह एक बहुत बड़ी दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों उस समय थी। तो दोस्तों अब एक बार रिविजन कर लेते हैं कि बंदोबस्त 80 साला बंदोबस्त वर्ष 1823 था, संवत 1880 था, अधिकारी विलियम ट्रेल थे और उस समय कुमाऊं कमिश्नरी को 26 परगनों में दोस्तों विभाजित किया गया था। तो दोस्तों कमेंट में बताइए अगर एग्जाम में यह सवाल आए तो आप क्या लिखेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दोस्तों अब हम उत्तराखंड के इतिहास के एक ऐसे आंदोलन की बात करने जा रहे हैं जिसने इस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना की शुरुआत की। दोस्तों साल था 1916। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा था, लेकिन हिमालय के क्षेत्र में लोग अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहे थे। सामाजिक समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयाँ, शिक्षा की कमी और ब्रिटिश प्रशासन की नीतियाँ और उनकी वन नीति। और तब उत्तराखंड के कुछ जागरूक नेता एक मंच बनाने का निर्णय लेते हैं और एक ऐसा मंच जहां क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा हो सके और जनता की आवाज़ उठाई जा सके, और इसी से जन्म हुआ था कुमाऊं परिषद का। तो दोस्तों सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है दोस्तों क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों को हल खोजना, बी ऑप्शन है केवल अंग्रेजों की चाटुकारिता करना, सी ऑप्शन है केवल वन अधिकारों की रक्षा करना और डी ऑप्शन है कुली बेगार प्रथा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, यदि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों का हल खोजना, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 1916 में नैनीताल में के मजा नामक गांव में, जो खैरना के पास पड़ता है, कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई और यह सत्ता उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन मानी जाती है क्योंकि पहली बार कुमाऊं क्षेत्र के नेता एक संगठित मंच पर आए थे। तो दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना में कई प्रमुख नेताओं का योगदान रहा। गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह दरम्याल, चंद्रलाल शाह, प्रेम बल्लभ पांडे, मोहन जोशी, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इन नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड की जनता की समस्याओं को राजनीतिक मंच पर उठाना शुरू किया। तो दोस्तों कुमाऊं परिषद के माध्यम से सामाजिक सुधार, शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा मिला और इसी संगठन ने आगे चलकर कुली बेगार आंदोलन और अन्य जन आंदोलन की भूमिका तैयार की। और दोस्तों यदि कुली बेगार पर हमारा
आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्ले लिस्ट पर हमारी कुली बेगार की वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर कुली बेगार आंदोलन के बारे में डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अपना तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इतिहासकार कुमाऊं परिषद को उत्तराखंड के राजनीतिक जागरण की शुरुआत मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप हमारी कस्टमाइज क्लास चाहते हैं और यदि आप उत्तराखंड में पटवारी, बीडीओ, कनिक सहायक, पुलिस या एसआई, उत्तराखंड एसआई या अग्निवीर या एसएससी जीडी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें 97196688 में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9719668523। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। संस्था का नाम है कुमाऊं परिषद, स्थापना 1916, स्थान है नैनीताल और उद्देश्य है राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करना। अब दोस्तों, अब मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जो हजारों साल पुराने मानव जीवन का संकेत देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप दोराहाट के पास एक प्राचीन मंदिर के आसपास खड़े हैं। पत्थरों पर कुछ अजीब अजीब गोल गड्ढे बने हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, पहली नज़र में लगता है शायद यह प्राकृतिक निशान होंगे, लेकिन जब पुरातत्वविद उन्हें देखते हैं तो वे तुरंत समझ जाते हैं यह बहुत प्राचीन मानव गतिविधि के प्रमाण हैं। इन गोल गड्ढों को दोस्तों कपमार्ग और स्थानीय भाषा में ओखली या खल कहा जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल है कि महापाषाणकालीन कम्मार्स खल की, जिनको स्थानीय भाषा में खल या ओखली की खोज दोराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में की गई थी। तो पहला ऑप्शन है किसने की? डॉक्टर एम पी जोशी। बी ऑप्शन है रिवेट कानाक। सी ऑप्शन है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच और डी ऑप्शन है डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए। और दोस्तों, यदि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है रिवेट कानाक तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, साल था 1877। एक ब्रिटिश अधिकारी और पुरातत्व में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था रिवेट कानाक। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों का सर्वे कर रहे थे और जब वे दोराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के आसपास पहुंचे तो उन्होंने चट्टानों पर बने कई गोल गड्ढे देखे। तो उन्होंने ध्यान से अध्ययन किया और बताया कि ये साधारण निशान नहीं है, यह मानव द्वारा बनाए गए कप मार्क्स हैं। कप मार्क्स महापाषाण काल से जुड़े माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि इतने सारे कप मार्क्स जो उत्तराखंड या भारत के अन्य स्थानों पर मिलते हैं तो ये क्यों बने होंगे? तो शायद दोस्तों, जो पाषाण काल मानव थे शायद वो कोई अनुष्ठान करते होंगे या धार्मिक गतिविधियों में या खगोलिक गतिविधियों में, या उनकी कोई धार्मिक मान्यता, या कुछ कबीले बने होंगे या कुछ चिन्ह बनाए होंगे जिसे, या कुछ डायरेक्शन का पता करने के लिए। तो दोस्तों, ये अभी भी बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पाषाणकालीन जो मानव था उसने बहुत सारे कप मार्क्स बहुत जगह मिले हैं, तो इतने सारे कप मार्क्स बनाए क्यों गए हैं, इसके पीछे पर्पज़ क्या रहा होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, दोराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में ये कप मार्क्स 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए पाए गए हैं। तो ये दोस्तों दर्शाता है कि वह स्थान प्राचीन गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। तो दोस्तों, रिवेट कानाक ने केवल दोराहाट में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी कप मार्क का उल्लेख किया है, जैसे पांडुखोली हो गया, अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर हो गया, दोराहाट है। इन क्षेत्रों में से भी उत्तराखंड के प्राकृतिक इतिहास को समझने में मदद मिली है और यहाँ पर भी एक कप मार्क दोस्तों मिले हैं। तो एक बार रैपिड रिवीजन के लिए दोस्तों कर लेते हैं कि कप मार्क, जिसको आप साधारण भाषा में ओखली या आप कह लीजिए गड्ढा, छोटे छोटे गड्ढे आपने जरूर देखे होंगे। खोजकर्ता रिवेट कानाक, वर्ष था दोस्तों 1877, स्थान था दोस्तों दोराहाट चंद्रेश्वर मंदिर। तो दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। स्थान पर लाल रंग के प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जिसके कारण उस स्थान का नाम भी उसी रंग पर आधारित प्रतीत होता है। फलसीमा, फड़कनौली, पेड़साल और लुएथाप। दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अल्मोड़ा जनपद के किस स्थान पर लाल रंग के प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जिसके कारण उस स्थान का नाम भी उसी रंग पर आधारित प्रतीत होता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है फलसीमा, दूसरा ऑप्शन है फड़कनौली, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पेड़साल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों लुएथाप।
तो दोस्तों ज़रा सोचिए, यदि आपका उत्तर लुएथाप है तो आप बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों। दोस्तों अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर डीनापानी से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक स्थान स्थित है लुएथाप। यहाँ पुरातत्वविदों को 3 शिलाश्रय मिले हैं और इन शिलाश्रयों की दीवारों पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र आज भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों लुएथाप की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ लाल रंग के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। मतलब दोस्तों जो शैलाश्रय उनकी दीवारों पर लाल रंग से चित्रकारी की गई है। तो दोस्तों इतिहासकारों का मानना है कि लाल रंग बनाने के लिए हेमेटाइट नामक खनिज का प्रयोग किया गया होगा। तो दोस्तों अल्मोड़ा जिले के लखुडियार की खोज के बाद कई सारे शिलाश्रय खुले गए, जैसे फड़गानोली है, पीठसाल है, वैसे ही दोस्तों लुएथाप है। और इसका अध्ययन दोस्तों प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर सुधन मटवाल ने किया और इन खोजों से यह स्पष्ट हो गया कि प्रागैतिहासिक काल में कुमाऊं क्षेत्र में मानव सभ्यता सक्रिय थी। तो दोस्तों जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। स्थान दोस्तों है लुएथाप, जिला ये पड़ता है दोस्तों अल्मोड़ा, और इस लुएथाप में लवे शब्द का भी दोस्तों अर्थ होता है लाल, और लवे का रंग लाल होता है और लाल रंग के आधार पर ही यहाँ का जगह का नाम पड़ गया लुएथाप। तो विशेषता दोस्तों यहाँ की क्या है, लाल रंग के शैलचित्र लुएथाप में मिले हैं और लुए का मैंने पहले अर्थ बता दिया है कि लुए का अर्थ लाल होता है और लाल के आधार पर ही जगह का नाम लुएथाप पड़ गया। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने उत्तराखंड के पाषाण काल को कितने चरणों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 3, बी ऑप्शन है दोस्तों 5, सी ऑप्शन है दोस्तों 2 और डी ऑप्शन है दोस्तों 4। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, यदि आपका आंसर 3 है तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने के अनुसार उत्तराखंड के मानव इतिहास की सबसे प्राचीन चरण पाषाण युग माना जाता है। उन्होंने इस युग को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। तो दोस्तों ये 3 चरण हैं। निम्न पुरापाषाण काल, जिसको आप लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, यह दोस्तों पाषाण युग का सबसे प्रारंभिक चरण है। इस समय मानव बड़े पत्थर के औजार बनाता था, मतलब भद्दे टाइप के औजार बनाता था, शिकार करता था और खानाबदोश जीवन जीता था। दूसरा पाषाण युग का दूसरा चरण दोस्तों माना जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको आप मिडिल पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। दोस्तों इस चरण में औजारों का आकार बहुत छोटा हुआ, तकनीकी में दोस्तों सुधार आया और मानव अब औजार बनाने में अधिक कुशल हो गया। और दोस्तों तीसरी स्टेज आती है पाषाण काल की, वह है अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कि उच्च पाषाण काल। दोस्तों यह पाषाण काल का अंतिम चरण है। इस समय औजार अधिक उन्नत हो गए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई, मतलब पत्थर के औजार बहुत बारीक और बहुत छोटे बनने लग गए, जिससे शिकार करना क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। और दोस्तों इसी समय जो है आदि मानव के दिमाग का भी काफ़ी विकास हो गया और वो शैलचित्र बनाने लगा। तो दोस्तों उत्तराखंड में पाषाण युग के औजार कई स्थानों में मिले हैं, जैसे दोस्तों कालसी में यमुना नदी के किनारे, श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे, खुटानी नाला नैनीताल और आद्री बद्री। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी निम्न पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। तो जो दोस्तों एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने उत्तराखंड के पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है। पहला हो गया निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा हो गया उच्च पुरापाषाण काल। तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए और परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुमाऊं के किस वीर ने गुप्त सैनिक संगठन बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसमें बलिदत्त पांडे, आनंद सिंह फड़तियाल, बिशन सिंह करायत और कालू मेहरा। तो दोस्तों यदि आपका जवाब कालू मेहरा है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो कालू मेहरा ने काली कुमाऊं में यानी कि चंपावत में क्रांति दल नामक गुप्त संगठन बनाया था और लोहाघाट बैरकों में हमला किया था। तो ये तथ्य दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है
और उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को जब माना जाता है। दोस्तों 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था, लेकिन इतिहास की किताबों में ये नाम अक्सर छूट जाता है। कुमाऊं का वीर क्रांतिवीर कालू सिंह मेहरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने चंपावत की धरती से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था। और दोस्तों कालू सिंह मेहरा का जन्म सन 1831 में चंपावत जनपद के बिसुंग गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम रतिभान सिंह एक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो दोस्तों उस समय इनका जो व्यापार तिब्बत और तक चलता था, इनके पिता का व्यापार, और इनकी आर्थिक स्थिति दोस्तों बहुत ही अच्छी थी। तो दोस्तों कालू मेहरा बचपन से ही बहुत साहसी और दबंग स्वभाव के थे। कम उम्र में ही इन्होंने घुड़सवारी सीख ली थी। तो दोस्तों कहा जाता है कि वे एक ही दिन में अल्मोड़ा जाकर वापस अपने गांव लौट आते थे। वे कमर में खुगरी रखते थे और शरीर में लवादा उड़ते थे। उस समय दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में कुछ प्रमुख क्षेत्र थे, और जैसे चंपावत, सिरा, चौगरगा, माल, भाबर। तो दोस्तों इन क्षेत्रों में मेहरा, फड़तियाल, करायत, देव जैसे प्रमुख कुलों का दोस्तों प्रभाव था। दोस्तों 1857 की क्रांति में 10 मई 1857 को मेरठ से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, और इस क्रांति की आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। और कुमाऊं क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व कालू सिंह मेहरा ने किया था। तो उन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था, और दोस्तों कालू सिंह मेहरा के साथ कई क्रांतिकारी भी थे, और अंग्रेजों ने बाद में इन दोनों क्रांतिकारियों को दोस्तों फांसी की सज़ा दे दी थी। और दोस्तों आप जानते हैं अंग्रेजों ने 1857 में एक जगह है फांसी का गिरधरा नैनीताल में, बहुत सारे क्रांतिकारियों को वहाँ पर दोस्तों फांसी दी थी। तो दोस्तों कालू मेहरा अपने साथियों के साथ अल्मोड़ा भी आए थे, और उनके साथ एक क्रांतिकारी किसान भी थे, और उनका नाम था दोस्तों रामकृष्ण वारियाल, भी इनके दोस्त रहे थे। और रामकृष्ण वारियाल उस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध किसानों में माने जाते थे, और बताया जाता है दोस्तों उनके पास 22 जोड़ी बैलों के हल थे। और दोस्तों जब कालू मेहरा और उनके साथी अल्मोड़ा की तरफ बढ़े तो अंग्रेज सेना सतर्क हो गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना संख्या और हथियारों में अधिक शक्तिशाली थी। इसके कारण क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा था। रामकृष्ण वारियाल और नेपाल की ओर चले गए, और कई साथी इधर उधर बिखर गए। तो दोस्तों इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने काली कुमाऊं क्षेत्र को दंडित घोषित कर दिया, और उनको फिर काली कुमाऊं वाले क्षेत्र को इंडियन फौज में भी भर्ती करना उन्होंने बंद कर दिया। दोस्तों उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया, काली कुमाऊं को अपनी इंग्लिश फौज में सैनिक लेने से मना कर दिया, उस क्षेत्र से भर्ती मना नहीं की, और कई क्रांतिकारियों को वहाँ मार दिया। और रामकृष्ण जो वारियाल इनके दोस्त थे, इनके परिवार को नष्ट कर दिया गया, और कालू मेहरा की हवेली भी दोस्तों वहाँ चंपावत में जला दी। और ये दोस्तों बताया जाता है, अलग अलग थ्योरी, कई कहते हैं कि इनको बाद में पकड़ लिया गया, फांसी दे दी। लेकिन दोस्तों एक थ्योरी ये भी कहती है कि जब कालू मेहरा नेपाल से लौटे, ये भाग गए थे उस समय, तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया था। कुछ समय तक जंगलों में छिपते रहे, उसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया, और अंग्रेजों ने इनको मृत्युदंड नहीं दिया। कई थ्योरी कहती है इनको फांसी दे दी, लेकिन कई थ्योरी दोस्तों कहती है अंग्रेजों ने इन्हें मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि कारावास की सजा दी। और कारावास के बाद कालू मेहरा अपने गाँव लौट आए, और उन्होंने मायावती आश्रम के पास खाटकुटुम नामक स्थान पर निवास किया, और इसके बाद उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां बंद कर दी। और कालू सिंह मेहरा का निधन दोस्तों कई स्रोतों में सन 1906 में खाटकुटुम बताया जाता है, और उस समय तक वह स्थान विवेकानंद आश्रम के पास बन चुका था। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से दोस्तों प्रभावित थे, और किसके कहने पर इन्होंने इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम रचा? तो दोस्तों नाम आता है कि इनको वाजिद अली शाह, जो अवध के नवाब थे, जिन पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने उनकी रियासत को छीन लिया था, तो उन्हीं के दरबार से इनको एक पत्र मिला था, और उस पत्र में कहा गया था कि पहाड़ी स्थान आपका होगा, और जहाँ तक हमारे रथ के पहिए चलेंगे वो इलाका हमारा हो जाएगा, बाकी पूरा पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड का कुमाऊं गढ़वाल जो है कालू मेहरा का होगा। ये दोस्तों शर्त बताई जाती है, उस मैसेज में ये बातें लिखी थी। और कालू मेहरा को उत्तराखंड का कि दोस्तों क्या माना जाता है? पहला स्वतंत्रता सेनानी
माना जाता है। और दोस्तों एक नाम और भी आता है कि खान बहादुर खान। तो ये 1857 के विद्रोह में बरेली के प्रमुख नेता थे और इन्होंने भी जो है दोस्तों 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर कब्जा किया था, लेकिन 18 सितंबर 1857 को ही इन्होंने अंग्रेज़ों ने उस पर दोबारा अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों इन क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति में अपनी अहम भूमिका दोस्तों दी थी। और दोस्तों जो कालू मेहरा का जो गुप्त संगठन था, इस क्रांतिवीर संगठन में जैसे आनंद सिंह फर्त्याल हो गए, बिशन सिंह करायत हो गए, तो इन लोगों ने लोहाघाट में स्थित अंग्रेजी बैरकों पर भी दोस्तों हमला किया था और इस हमले में अंग्रेज़ों को खदेड़ा गया था और उनके दोस्तों बैरकों को जला दिया जाता है। तो दोस्तों यह घटना कुमाऊं में 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटना दोस्तों मानी जाती है। तो दोस्तों एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। क्रांतिकारी कौन थे 1857 में उत्तराखंड की तरफ से? कालू सिंह मेहरा। क्षेत्र कौन सा दोस्तों? काली कुमाऊं, लोहाघाट वाला क्षेत्र दोस्तों। और गुप्त पत्र इनको कहाँ से मिला था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इनको पत्र मिला था, ठीक है। और रोहिला नवाब खान बहादुर खान ने भी 1857 की क्रांति में हल्द्वानी पर कब्जा करना था। उनकी योजना नैनीताल पर कब्जा करने की थी, जो कुमाऊं कमिश्नरी का उस समय क्या था, मुख्यालय था। और घटना इन्होंने जो महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया था कालू सिंह मेहरा ने, लोहाघाट बैरक हमला किया था और बैरकों में आग लगा दी थी। तो ये तथ्य दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों आज जो नैनीताल हमें एक खूबसूरत शहर के रूप में दिखाई देता है, कभी वही शहर ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक मुख्यालय भी बन गया था। लेकिन दोस्तों ये है, पहले कुमाऊं का प्रशासनिक केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों पहले अल्मोड़ा था। जब कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था 1815 में, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा था। फिर अचानक अंग्रेजों ने मुख्यालय अल्मोड़ा से हटाकर नैनीताल क्यों कर दिया और यह बदलाव किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 इसी पर बेस्ड है कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1839 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1857, सी है 1855 और डी है 1815। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 1855। तो दोस्तों यदि आपका उत्तर 1855 है तो आपका उत्तर सही है दोस्तों। तो अल्मोड़ा समय लंबे समय तक दोस्तों ब्रिटिश प्रशासन का केंद्र रहा था और 1850 के आसपास कुमाऊं के 5वें कमिश्नर जे.एच. बेटन ने ब्रिटिश शासन को सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था और उसमें सुझाव दिया गया था कि प्रशासनिक मुख्यालय को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया जाए। और अंग्रेजों को नैनीताल के कई कारणों से पसंद आया। ठंडा और स्वास्थ्यवर्धक मौसम, रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षित स्थान और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है यूरोपीय अधिकारियों के लिए आरामदायक वातावरण। और दोस्तों इसी कारण अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित दोस्तों कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों नैनीताल धीरे धीरे यह ब्रिटिश अधिकारियों का प्रमुख केंद्र बन गया और आगे चलकर यह उत्तर प्रदेश सरकार की गर्मियों की राजधानी भी दोस्तों नैनीताल रहा था। तो रेवन्यू डिवीजन में गोरखा शासन समाप्त कब हुआ दोस्तों? 1815 में। पहला कमिश्नर कौन थे दोस्तों? एडवर्ड गार्डनर। मुख्यालय पहले कहाँ था दोस्तों? अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा से कुमाऊं कमिश्नरी का ट्रांसफर कहाँ हुआ नैनीताल में? 1855 में। कमिश्नर जे.एच. बेटन। तो नया कार्यालय कहाँ बना दोस्तों? ओस्ले ग्रुप नैनीताल में। तो परीक्षा के लिहाज से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो दोस्तों कल्पना कीजिए एक मैदान, हजारों किसान और ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए। अचानक सैनिकों को आदेश मिलता है गोली चलाओ और फिर निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है दोस्तों। यह घटना उत्तराखंड के इतिहास में इतनी दर्दनाक थी तो इसे कहा जाता है दोस्तों टिहरी का जलियांवाला बाग। तो दोस्तों अब सवाल है, गढ़वाल रियासत में रवाई कांड, तिराड़ी कांड की तिथि को घटित हुआ था दोस्तों? 25 जुलाई 1945, 30 मई 1930, 15 अगस्त 1947 और 23 अप्रैल 1930। दोस्तों यदि आपका जवाब है 30 मई 1930 तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों 1930 के समय
गढ़वाल की टिहरी रियासत में किसानों और ग्रामीणों पर कठोर वन कानून लागू कर दिए गए थे और इन्हीं वन कानूनों के कारण लोगों को जंगल से लकड़ी लेने पर रोक लगा दी गई, पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई, वन संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में दोस्तों भारी असंतोष फैल गया। तो दोस्तों जो रवई क्षेत्र है ये उत्तरकाशी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और रवई क्षेत्र उत्तरकाशी के लोगों ने इस अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आज़ाद पंचायत की स्थापना की थी। और दोस्तों 30 मई 1930 को रवई क्षेत्र में हजारों लोग यमुना नदी के किनारे तिराड़ी मैदान में सभा करने के लिए इकट्ठा हुए थे दोस्तों। लेकिन तभी टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जीवाल ने सैनिकों को आदेश दिया गोली चलाओ, और दोस्तों इसके बाद 69 ग्रामीणों पर गोली चला दी गई। और दोस्तों इस गोलीकांड में कई लोग शहीद हो गए, कई घायल हो गए और कई लोग यमुना नदी में भगदड़ की वजह से यमुना की रफ्तार में बह गए और कई लोगों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया और इस क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा दोस्तों मिली और कुछ कैदियों की जेल में ही दोस्तों मृत्यु हो गई और बाद में उनके शव को यमुना नदी में दोस्तों फेंक दिया गया। तो दोस्तों इतिहासकार इस घटना को टिहरी का जलियांवाला बाग के नाम से याद करते हैं दोस्तों, क्योंकि 69 लोगों पर गोली चलाई गई थी। एक शांतिपूर्व अपने हक के लिए जो लड़ाई यहाँ के लोग लड़ रहे थे तो उसको दमन करने के लिए यह गोली दोस्तों चलाई गई थी और यह घटना आगे चलकर टिहरी राज्य के खिलाफ आंदोलन को और भी तेज करती है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह घटना हुई थी तो उसमें टिहरी के राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे। और दोस्तों नरेंद्र शाह उस समय यूरोप की यात्रा में थे और राज्य का प्रशासन उस समय दीवान चक्रधर जीवाल के हाथ में था। तो दोस्तों एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो ये घटना दोस्तों रवई तिराड़ी कांड उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में हुई दोस्तों, और ये महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी दोस्तों याद रखिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता परीक्षा में। 30 मई 1930 स्थान दोस्तों था तिराड़ी मैदान यमुना तट और रियासत थी दोस्तों टिहरी गढ़वाल। और आदेश किसके आदेश पर गोली चलाई गई थी दोस्तों? दीवान चक्रधर जीवाल के कहने पर। और इसको जलियांवाला बाग, टिहरी का जलियांवाला बाग नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो ये तथ्य दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर है 18। तो दोस्तों कुमाऊं का एक राजा दिल्ली के मुगल दरबार में जाता है, वह बादशाह को भेंट करता है कस्तूरी, चंवर और पहाड़ी घोड़े। तो मुगल बादशाह इतना खुश हो जाता है कि उसे बड़ी उपाधि देता है और साथ ही तराई क्षेत्र से वापस दिलवा देता है। तो दोस्तों अब सवाल है चंद शासनकाल में माल तराई क्षेत्र का प्रशासन संभालने के लिए किसे कुमाऊं का जमींदार घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों लक्ष्मीचंद, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ज्ञानचंद, तीसरा ऑप्शन है भीष्मचंद और चौथा है बाज बहादुर चंद। तो दोस्तों जरा सोचिए। और दोस्तों यदि आपका उत्तर बाज बहादुर चंद है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि बाज बहादुर चंद शारजा ने बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का जमींदार घोषित किया और तराई का क्षेत्र इसे दोस्तों सौंप दिया था। और दोस्तों चंद वंश के शक्तिशाली शासकों में बाज बहादुर चंद एक थे और उनके शासनकाल में कुमाऊं के तराई क्षेत्र, जिसको माल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, उस समय कटेहरियों राजपूतों का अधिकार दोस्तों इस क्षेत्र पर था। और इस क्षेत्र को नौलखिया माल या 84 माल के नाम से भी दोस्तों इस क्षेत्र को जाना जाता था। और इस समस्या को हल करने के लिए ताकि अधिक राजस्व की वसूली हो, क्योंकि जो चंद राजवंश का था वो सबसे बड़ी आय का स्रोत दोस्तों तराई क्षेत्र ही था, ये माल भावर क्षेत्र ही था। इसलिए बाज बहादुर चंद दिल्ली के मुगल दरबार में पहुंचे। उस समय मुगल सम्राट थे दोस्तों शाहजहां। बाज बहादुर चंद ने मुगल सम्राट को भेंट किया कस्तूरी मिर्ग हो गए, उनकी खालें हो गई, चंवर हो गए, पहाड़ी घोड़े हो गए और बहुत सारे बहुमूल्य उपहार वो शाहजहां के लिए ले गए। और शाहजहां दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को कुमाऊं का जमींदार घोषित किया और इसके साथ ही मुरादाबाद के सूबेदार की सहायता से तराई का माल क्षेत्र फिर से बाज बहादुर चंद को दोस्तों वापस मिल गया। तो दोस्तों यह घटना दिखाती है कि उस समय हिमालयी राज्यों और मुगल साम्राज्य के बीच राजनीतिक संबंध मौजूद थे और मुगल बादशाह पहाड़ी शासकों को उपाधि देते थे और बदले में उनसे राजनीतिक सहयोग प्राप्त करते थे। दोस्तों एक बार रिवीजन करते हैं कि उस समय शासक कौन थे? बाज बहादुर चंद। मुगल सम्राट कौन थे? शाहजहां। उपाधि कुमाऊं का जमींदार। क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? माल, या जिसको तराई कहते हैं। इसके अन्य नाम भी थे नौलखिया माल और 84 माल। तो दोस्तों परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप दोस्तों कमेंट में बताइए यदि आपको पहले से ये पता था कि कुमाऊं के चंद शासकों के मूलों से भी संबंध थे, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपनी बात जो दोस्तों जरूर रखें।
अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। दोस्तों, हज़ारों साल पहले जब न कोई राज्य था, न कोई राजा और न कोई लिखित इतिहास, तब भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में मानव अपने जीवन के दृश्य चट्टानों पर चित्रित कर रहा था। और ये चित्र हमें दोस्तों बताते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे शिकार करते थे और किस तरह समूह में जीवन बिताते थे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ग्वारखिया उद्यान से दोस्तों है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक शैलचित्रों में ग्वालखिया उडियार चमोली को उजागर करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल, बी ऑप्शन है डॉक्टर यशोधर मठपाल, सी ऑप्शन है राकेश भट्ट और डी ऑप्शन है बद्रीनाथ पांडे। तो दोस्तों ज़रा सोचिए। और दोस्तों, यदि आपका उत्तर राकेश भट्ट है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, चमोली जिले के डुंगरी गांव के पास एक स्थान है ग्वालखिया उडियार। यह एक प्राकृतिक शैलाश्रय है। हालांकि दोस्तों, स्थानीय लोग इस स्थान को पहले से जानते थे, लेकिन इसे पुरातत्व की दुनिया में पहचान दिलाने का श्रेय दोस्तों राकेश भट्ट को ही जाता है। और बाद में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इन शैलचित्रों का विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि यहाँ कुल 41 आकृतियाँ मिली हैं, जिनमें 30 मानव आकृतियाँ, 8 पशु आकृतियाँ और 3 आकृतियाँ शामिल हैं। तो दोस्तों, इन चित्रों का मुख्य विषय है शिकार का दृश्य। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि लोग मिलकर पशुओं को घेर कर शिकार करते थे और इसे हंटिंग सीन भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, उत्तराखंड में प्राकृतिक शैलचित्र मुख्य रूप से अल्मोड़ा और चमोली जिलों में पाए जाते हैं। और आपने दोस्तों महत्वपूर्ण स्थलों का नाम सुना ही है, लखुडियार, ग्वालखिया उडियार चमोली में, फड़कानोली, पेटसाल, लोईथा भी अल्मोड़ा जिले में है। तो ये सभी स्थल उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक मानव के जीवन के दोस्तों प्रमाण हैं। तो दोस्तों, एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो स्थान है दोस्तों ग्वालखिया उडियार चमोली और खोज का श्रेय दोस्तों राकेश भट्ट को जाता है। और इस पर बाद में शोध किया था डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। कुल आकृतियाँ दोस्तों यहाँ पर 41 मिली और यहाँ पर जो विषय वस्तु है पेंटिंग की वो शिकार दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 को शुरू करने से पहले दोस्तों, उत्तराखंड के गांव में दोस्तों लोगों को मजबूर किया जाता था वे अंग्रेज अधिकारियों का सामान उठाएं, बिना पैसे के काम करें और मना करने पर सजा मिले। इस अत्याचारी को व्यवस्था को कहा जाता है कुली बेगार प्रथा। तो दोस्तों, यदि आप कुली बेगार प्रथा के बारे में अत्यधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी ही प्ले लिस्ट में एक वीडियो मौजूद है कुली बेगार पर, आप इसको जरूर देखें। इसका आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होगा। यह प्रथा दोस्तों इतनी क्रूअल थी कि लोगों को पूरी ज़िंदगी इसी में बीत जाती थी। लेकिन एक दिन हजारों लोग बागेश्वर में इकट्ठा हुए और इन्होंने इतिहास बदल दिया। तो दोस्तों सवाल है, कुमाऊं में प्रचलित दमनकारी कुली बेगार प्रथा को आधिकारिक तौर पर बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कब समाप्त घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है जनवरी 1921, बी ऑप्शन है जनवरी 1916, सी ऑप्शन है जनवरी 1908 और डी ऑप्शन है अगस्त 1948। तो दोस्तों ज़रा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यदि दोस्तों आपका उत्तर जनवरी 1921 है तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी 1921 में बागेश्वर में बेगार रजिस्टर नदी में बहाकर इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के 3 प्रकार की मजदूर श्रम प्रथाएँ थी और बिना मजदूरी आपको ये काम करना पड़ता था। इसके बदले में आपको कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। और इनके जो नाम हैं दोस्तों, कुली बेगार हो गया, कुली उतार होगा, कुली बरदाई। तो ठीक है। और इसके तहत दोस्तों ग्रामीणों को अंग्रेज अधिकारियों का सामान मुफ्त में ढोना पड़ता था। और कुली बरदाई में उनके अधिकारियों और उनके जो साथी थे या जो टूरिस्ट हैं उनकी खाने की व्यवस्था भी आपको मुफ्त में करनी पड़ती थी। और यह व्यवस्था दोस्तों जनता के लिए बहुत बड़ा अत्याचार दोस्तों बन चुकी थी। और दोस्तों 1921 में उत्तरायणी मेले के दौरान बागेश्वर में हजारों लोग इकट्ठा हुए और इसका नेतृत्व दोस्तों इनके बद्रीनाथ पांडे इसका नेतृत्व कर रहे थे। और उनके साथ उनके प्रमुख सहयोगी थे हरगोविंद पंत और चिरंजीवी शाह, वो भी इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों 13 जनवरी 1921 को सरयू नदी के किनारे एक विशाल जनसभा हुई और इस सभा में मालगुजारों ने अपने गांव के कुली रजिस्टर सरयू नदी में दोस्तों बहा दिए। और दोस्तों 14 जनवरी 1921 को लगभग पूरे जो उत्तरायणी मेले में थे 40,000 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और उसी समय दोस्तों सरयू नदी को साक्षी मानकर शपथ ली गई कि अब हम कभी भी कुली बेगार नहीं लेंगे। और यह घटना उत्तराखंड के इतिहास में रक्तहीन क्रांति के रूप में जानी जाती है। और महात्मा गांधी ने इस क्रांति को
रक्तहीन क्रांति दिया, क्योंकि दोस्तों क्रांति भी सफल हुई थी और रक्त भी दोस्तों इस क्रांति में नहीं बहा था। और यह आंदोलन केवल एक दोस्तों सामाजिक आंदोलन नहीं था, यह उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत थी। तो दोस्तों माना जाता है, और इसी आंदोलन ने बाद में ब्रिटिश प्रशासन को कुली बेकार प्रथा समाप्त दोस्तों करनी पड़ी। दोस्तों पीली प्रथा कुली बेकार, जिसमें बिना मेहनत दिए अंग्रेज आपसे मजदूरी कराते थे, या उनके लिए आपको खाने पीने की व्यवस्था भी दोस्तों करनी पड़ती थी। और कुली बेगार में दोस्तों यदि आप बीमार हों, आप दूल्हा बने हों, आपकी शादी हो, लेकिन जिस दिन आपकी तारीख आएगी आपको अंग्रेज़ों का सामान ढोना ही पड़ता था, और नहीं देने पर भारी जुर्माना और कड़ी यातना आपको दोस्तों दी जाती थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा के लिहाज से दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सच में आप बाकी एस्पिरेंट से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि सच यह है कि 90% लोग मैराथन एमसीक्यू क्लास पूरा देखते नहीं हैं, लेकिन आपने पूरी क्लास देखी है, तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन सीरियसली एग्जाम लेवल पर जा रही है। अब एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कमेंट में आप लिखिए आपका स्कोर 20 में से कितना रहा। मैं पर्सनली कमेंट को पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। और दोस्तों अगर आपका स्कोर 15 से ऊपर है तो सच में आपकी तैयारी स्ट्रांग है, और अगर कम है तो चिंता मत कीजिए। हमारी मैराथन एमसीक्यू क्लासेज आपके एग्जाम को क्लियर करवाती है। अगर यह क्लास दोस्तों यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगी यूकेपीएससी और यूपीएससी के लिए सबसे डीप कॉन्सेप्ट क्लासेज। तो दोस्तों याद रखिए, जो एस्पिरेंट पूरी वीडियो देखता है, नोट्स बनाता है, वही एग्जाम में सबसे आगे निकलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली मैराथन क्लास में। न्याय के सर्वोच्च देवता शिव अवतारी गोलू देवता आप पर और हम पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली एक न्यू इफेक्टिव क्लास में।